मॉर्निंग गाइस। मॉर्निंग सर। ठीक है भाई, आज हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और उसका एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे ओम्स लॉ। अभी ओम्स लॉ कहता क्या है? ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तुम्हें बहुत जगह लिखा हुआ मिलता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये हमेशा क्यों लिख देते हैं? पता है क्यों लिख देते हैं? कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो वेरिएशन आने के चांस रहते हैं। मतलब मैं करंट की स्पीड को कम ज्यादा भी कर सकता हूं अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं। ठंडियों में जो है, सर्दियों में करंट का जो फ्लो है वो तेज हो जाता है और गर्मियों में करंट का फ्लो थोड़ा सा धीरे हो जाता है। अभी तुम्हें नहीं पढ़ना कि टेम्परेचर के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो इसीलिए ये लोग क्या लिख देते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब तुम 12th में पहुंच जाओगे तो टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल आएगा कि टेम्परेचर की क्या क्या फर्क पड़ते हैं किसी भी एक कंडक्टर पर। ठीक है तो इसीलिए लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ताकि कोई क्लेम ना कर पाए कि भाई ये तो गलत बात लिख दी। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, अगर कोई करंट बह रहा है, करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? आई से। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस V। इसका मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इट कैन बी रिटन आउट दिस। मतलब मैंने कुछ वोल्टेज दिया, मान लो मैंने वोल्टेज दिया 100 और यहाँ पे वोल्टेज मिला मुझे 50। अगर मैं वोल्टेज कम करूंगा 50 तो यहाँ पे भी करंट कम होगा 25। अगर मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा 200 तो यहाँ पे भी बढ़ेगा 100। लेकिन ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, ये दोनों चीजें बराबर नहीं है, लेकिन ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ रहा है। दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि ये बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ेगा, ये घटाऊंगा तो ये घटेगा, यही तो मतलब। तो अगर इसको बराबर करना है तो हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाया जाता है जिसे कहा जाता है हम लोग रेसिस्टेंस। जैसे क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मूला बना V इज इक्वल टू R। अब ये R है क्या, मैं सारी चीजें बताऊंगा पूरे अच्छे से, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे कुछ कमी पड़ रही थी, यहाँ पे कुछ अगर मल्टीप्लाई करूं तो इसके बराबर हो जाए 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो बराबर हो जाएगा और यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो बराबर। तो इसका मतलब यही एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था। अभी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया कहां से कि मैंने जितना वोल्टेज दिया उतना करंट में क्यों नहीं बदल गया। तो ऐसी कोई भी मशीन नहीं आज तक बनी, ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी जो 100% किसी भी चीज को कन्वर्ट कर दे। 100% किसी भी चीज को कन्वर्ट कर दे, ऐसी कोई भी आज तक मशीन नहीं बनी। ठीक है, तो इसके मतलब कुछ ना कुछ तो लॉस हो गई हो, कुछ ना कुछ लॉस तो हो गई हो। तो वही लॉस जो है वो रेसिस्टेंस है। इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध, मतलब रुकावट एक तरीके से। ये क्या है? रुकावट है। कौन सी रुकावट, कैसी रुकावट और कहां से है ये रुकावट? तो समझते हैं रुकावट कहां से। ये एक वायर है, ये क्या है? वायर। इसके अंदर ऑलरेडी फिक्स इलेक्ट्रॉन भी है भाई, इसके अंदर ऑलरेडी फिक्स इलेक्ट्रॉन भी है। और सबको पता है कि कंडक्शन का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडक्शन? कंडक्शन का मतलब है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ही कंडक्शन होगी, अदरवाइज कंडक्शन नहीं होगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। वो फ्री इलेक्ट्रॉन की हेल्प की वजह से ही करंट फ्लो करता है। अब सारा सीन ये है कुछ तो इलेक्ट्रॉन पूरे एम्बेडेड है, मतलब फिक्स है, और कुछ जो है वो मूवेबल है, कुछ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करेंगे। लेकिन होता ये है कि बाकी के इलेक्ट्रॉन्स उन फ्री इलेक्ट्रॉन को जो मूव कर रहे हैं उनको रोकते हैं। क्योंकि आप पतली गली में से जाओगे और जब भीड़ लग रही होती है बहुत सारे, तो आप इतनी तेजी से तो निकल नहीं पाओगे, तो रुकावटें पैदा हो रही है ना, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो वही है कि रुकावटें पैदा होती हैं, इसीलिए करंट जो है वो जो अपनी पावर को है थोड़ा सा लॉस कर देता है। पोटेंशियल डिफरेंस है क्या एक्चुअली? वर्क डन ही तो है, ये एक एनर्जी सोर्स ही तो है। मेरे पास बैटरी है, क्या है उसके अंदर? एनर्जी तो है, उससे हम काम करवाएंगे। उससे हम लोग कौन सा काम करवाएंगे? इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएंगे। तो ये जो हमने सोर्स दिया, ये जो हमने वोल्टेज दिया, ये करंट को प्रोड्यूस तो कर रहा है लेकिन लॉस भी हो। और मैंने तुम्हें बता दिया ऐसी कोई भी नहीं है चीज जो 100% एफिशिएंसी दे। अगर वो 100% एफिशिएंट दिख रही है, तुम्हें लग रहा है ऐसे कि 100% एफिशिएंट है, तो तुम उससे काम नहीं निकाल सकते। मतलब तुम्हें ऐसी कई डिवाइसेस मिल जाएंगी
तुम डालना है YouTube पे परपेचुअल मोशन, तो तुम्हें परपेचुअल मोशन की वीडियोस मिलेगी। परपेचुअल मोशन क्या होता है बताया ना, नहीं बता। परपेचुअल मोशंस एक ऐसे मोशंस है जिनको कुछ भी एनर्जी नहीं चाहिए, वो तुम्हें दिखते हैं काम करते हुए, आज से 1 लाख साल बाद देखोगे तो वो काम करते रहे। एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी मशीन, आयरन मैन मूवी में टेबल पे रखी रहती है, वो ऐसे ऐसे घूमती रहती है, देखा है? नहीं देखा तो देख लेना। परपेचुअल मोशन आयरन मैन डालोगे तो आ जाएगा। और कोई भी चीज है, कई बार मैग्नेट से ऐसी चीजों को घुमा दिया जाता है, वो हमेशा घूमती रहती है और एक मैग्नेट रखी रहती है, हमेशा घूमती ही रहेंगी जब तक मैग्नेट रखी है, और मैग्नेट तो अपनी प्रॉपर्टी यूज करेगा, समझे? लेकिन जैसे ही उसे आप टच करोगे ना वो बंद हो जाएगी। इसका मतलब मैं उससे काम नहीं करवा सकता, मैं उससे काम नहीं करवा सकता। काम करवाने के लिए मुझे एनर्जी अलग से देनी पड़ेगी, और एनर्जी दूंगा और कोई भी चीज मूव हो रही है तो एनर्जी का लॉस जरूर, एनर्जी का लॉस जरूर करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पे ओम्स लॉ की शुरुआत हो गई है कि V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से 2-4 फॉर्मूले और बनेंगे। देखो V इक्वल टू आई आर हो गए। अब देखना, ये मत सोचना कि करंट का फॉर्मूला अलग है, नहीं भाई, V अपॉन आर लिख दो, ठीक है? और अगर मैं बोलूं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला V अपॉन आई, तो ये दो नए फॉर्मूले नहीं है, ये फॉर्मूले इसी से ड्राइव है। तो बस इतना ही याद कर दो यार, तुम्हें ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें क्या याद रखना है, V इज इक्वल टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया, समझाया कि इस तरीके से चीजें हैं, ठीक है? अब इसके बाद मैं तुम्हें थोड़े बहुत सिंबल्स बता देता हूँ। देखो रेसिस्टेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो रेसिस्टेंस है वो बहुत बड़ा टॉपिक है। अब मैं इसके बाद सिंबल्स बता रहा हूँ, सिंबल्स के बाद करेंगे हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त टॉपिक, ठीक है? देखो एक क्वेश्चन है बड़ा अच्छा, ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बना देता हूं। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, और जो बल्ब का रेसिस्टेंस है ना वो 60 ओम है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। जो रेसिस्टेंस बताया था ना मैंने, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई हो गया भाई, और इसकी जो यूनिट होगी वो होगी ओम, ठीक है? और तुम बता दिए ये 60 ओम है। वोल्टेज उन्होंने कितनी दे रखी है? वोल्टेज उन्होंने दे रखी है 24 वोल्ट की बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है? तो a simple electric circuit has a 24 volt battery and it has a resistor of 60 ohm. What will be the current in the circuit? अब हमें क्या निकालना है भाई? करंट निकालना है। अब एक चीज और लिखी है उसमें धमाकेदार, देखो क्या लिखा है उसमें, The resistance of the connecting wire is negligible. ये जो रेसिस्टेंस इनकी भी है ये जो तार दिख रही है तुम्हें, अबे इसमें भी तो रुकावट पैदा होगी, इसमें भी रुकावट पैदा होती है, और बोल दिया कि इसको ना नेगलेक्ट कर दो, नहीं तो आंसर तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा जब तुम इसकी रुकावटें निकालोगे। समझ रहे हो? तब क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। पहले तो तार का रेसिस्टेंस निकालो, फिर बल्ब का निकालो, फिर उन दोनों को जोड़ो, फिर उन दोनों को जोड़ के फॉर्मूले में पुट करो। अभी तो हमें कुछ नहीं करना, V इज इक्वल टू आई आर, जो जो तुम्हें दिख रहा है वो पुट कर दो। V कितना है? 24 है। I कितना है? आई निकालना है। R कितना है? 60। ठीक है, काट दो, कितना है? 30 12 12/30। अब और भी काट देते हैं, सीधे 12 से ही काट दो। 5 तो कितना हो गया? 2/5 0.4 0.04 की करंट, ठीक है? 0.04 क्या हो गया? करंट। 04 एम्पेयर लिखना जरूरी है, एम्पेयर लिखना मत भूलना। अच्छा एक छोटी सी टॉपिक और, एक छोटा सा चीज और देखो, बस ये देखना है कि दोनों की पावर 1 है ना, दोनों की पावर क्या है? 1। तो समझ जाओ अगर दोनों की पावर 1 है तो ये लीनियर ग्राफ है। क्या है? लीनियर ग्राफ। अभी लीनियर ग्राफ क्यों? तुमने पढ़ा ही होगा। यहाँ मैंने लिखा V, यहाँ मैंने लिखा I। अगर वोल्टेज दो ये कि वोल्टेज दूंगा 1, तो मान लो ये 2 आ रहा है। अब अगर देखो मैंने वोल्टेज 2 दिया और करंट मिला मुझे 1, मैं 4 दूंगा तो मिलेगा मुझे 2। समझ रहे हो ना? हाँ।
क्योंकि रेसिस्टेंस वहां पे मैंने बोल दिया 2 है, तो ये जो ग्राफ बनेगा लीनियर हो गया। ये ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर कि वोल्टेज तो हमारा ज्यादा होगा लेकिन करंट मुझे कम कम होगा, लेकिन होगा लीनियर। होगा लीनियर क्यों? क्योंकि दोनों की पावर है 1। दोनों की पावर क्या है? 1। ये तो पैराबोला भी तुमने पढ़ा होगा, अभी पैराबोला वाला भी ग्राफ कराऊंगा, पैराबोला वाले भी ग्राफ कराऊंगा। जब किसी की पावर हो जाएगी 2 तो वो हो जाएगा पैराबोलिक ग्राफ हमारा, वो तुमने पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को उतार लो, फिर नेक्स्ट कर दी सर। ठीक है भाई। अब एक छोटी छोटी चीज है, गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर। अब रेसिस्टेंस की फैक्ट में बताऊंगा कि क्या है ये। अब गुड कंडक्टर क्या है? जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाए। मतलब बेसिकली करंट इजीली फ्लो होने का मतलब ये है तुम्हारे पास एक रास्ता है, उसमें अगर बिल्कुल भी भीड़ ना हो तो तुम आराम से निकल जाओ। इसका मतलब अगर किसी भी चीज की रेसिस्टेंस जो है वो लो है तो वो हमारा क्या है? गुड कंडक्टर। रेसिस्टेंस क्या होते हैं? रेसिस्टेंस वही है जिनकी रेसिस्टेंस हाई है। अब ये 2 तरीके के रेसिस्टेंस होते हैं। तो मान लो मैंने बोला प्रेस, जैसे आयरन है, हीटर है। अब हीटर में जो कॉइल यूज होती है, हीटर में जो कॉइल यूज होती है, ये हीटर है, और हीटर में जो भी कॉइल यूज करोगे तुम उसका नाम होता है टंगस्टन। कौन सी तार है? टंगस्टन। और जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो सारे करंट को रोक लेगा, और करंट को रोकने की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने की वजह से, वो वाइब्रेशन के कारण उनमें गर्मी पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है जिससे दोबारा पानी गर्म होता है। इसीलिए वो उसका जो होता है ना वो ज्यादा होता है वॉट, 1000 वॉट का, 2000 वॉट, 3000 वॉट ऐसे आते हैं, समझे? गीजर वगैरह, हीटर वगैरह, इन सब ये 1000, 2000, 3000 वॉट ऐसे रहते हैं, क्योंकि ये सारे करंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इंसुलेटर। इंसुलेटर मान ले तुम्हारे ग्लव्स हैं, मैं तुम्हें फोटो दिखाता हूँ, जैसे ग्लव्स है। अब ग्लव्स में क्या करंट फ्लो करेगा? इसका मतलब रेसिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, जिसने करंट के फ्लो को ही रोक लिया। ये देख रहे हो ना, ग्लव्स होते हैं, आप बिल्कुल नेकेड तार पकड़ लोगे, नंगी तार है, तो वो करंट नहीं मारेगी आपको। और ये प्रेस में मैंने तुम्हें बताया फिलामेंट। उसके बाद इलेक्ट्रिकल वायर्स जो है, वायर्स दिख रही है ना, तो वायर्स किसकी होती है? गुड कंडक्टर होती है, तो वो जिसका रेसिस्टेंस लो होता है। तो अब सबसे बढ़िया शानदार जो है वो है सिल्वर मेटल। सबसे शानदार क्या है? सिल्वर मेटल, जिसका रेसिस्टेंस सबसे लो। लेकिन अब चांदी की तारे तुम लोग लगा दोगे तो क्या होगा? चोरी होगी। तुम यहीं से तार निकाल के ले जाओगे पढ़ने के बाद है ना। तो चांदी की जगह हमने कॉपर यूज किया। और अब क्या हो रहा है, पहले तो प्योर कॉपर लगाया जाता था, अब कॉपर में मिला दिया जाता है एल्यूमिनियम, जिसकी वजह से पंखे पहले तो 20-20 साल लगे ही हैं भाई, स्कूलों में लगे पड़े हैं 20 साल से। तुम लोग तोड़ते हो, उन्हें चुराते हो, बाकी वैसे उनमें कोई दिक्कत नहीं आती, अच्छे चलते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी चीज और बता दूं, इंपॉर्टेंट है। ये रेसिस्टेंस जब काम का ही नहीं है तो फिर ये बनाएगी क्यों? यहाँ तो ये काम का है, यहाँ ये काम का नहीं है, और यहाँ भी ये काम का है। कोई चीज इंसुलेटर बनानी तो रेसिस्टेंस तो बहुत ही ज्यादा काम का है, वो जाने ही नहीं देगा करंट को। ठीक है, कई बार ऐसा होता है हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग रेसिस्टेंस चाहिए। मान लो मैं तुम्हें 2 चीजें बताऊंगा, 2 चीजें ध्यान से समझना। कि मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी है 220 वोल्ट, प्लग में आ रहा तुम्हारे 220 वोल्ट, और तुम्हें चाहिए 5 वोल्ट, तुम्हें चाहिए 5 वोल्ट। तो इसका मतलब तुम किसी न किसी से गुणा करोगे, V = IR के मुताबिक, है ना। अब 2 तरीके हैं इसके, या तो तुम इसमें लगाओ ट्रांसफार्मर, जो कि तुम्हारे चार्जर में लगा रहता है। चार्जर में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, वो मैं ट्रांसफार्मर तुम्हें पढ़ाऊंगा मैग्नेटिक वाले चैप्टर में। अभी तुम देखोगे गूगल पे ट्रांसफार्मर यूज्ड इन चार्जर, ट्रांसफार्मर यूज्ड इन चार्जर, तो आएगा छोटा सा, तुम्हें फोटो में दिख जाएगा, दिखा देता हूँ।
ठीक है, तो ये देखो, एक मिनट, पूरा फोन ही खुला पड़ा है। ये फोन का चार्जर है, ये फोन का चार्जर है, और चार्जर में ये जो येलो कलर का पार्ट तुम्हें दिख रहा है, ये ही ट्रांसफर भी लगा रहता है ना। अरे बहुत सारी चीजों में लगा रहता है, हर एक चीज में लगा रहता है। जो 25,000 की वोल्टेज आ रही है, जो मेन केबल आ रही है काली वाली 25,000 की वोल्टेज, वो जो हमारी लाइट घरों में आ रही है 25,000 वोल्टेज थोड़ी आ रही है, 220 आ रहा है, तो वो उसको कम करेगा। जो डमरू सा लगा रहता है तो ढोलक सा बड़ा सा, वही तो है ट्रांसफार्मर। तो ये करता क्या है, ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, दोनों काम करता है। ऐसा नहीं है एक ही काम है इसके, जो हाई को लो कर देगा। पहले घरों में लाइट बहुत डिम आती थी, जब मैं ही बहुत छोटा था, तुम तो पैदा ही नहीं हुए होगे, तब स्टेबलाइजर होते थे, स्टेबलाइजर, और उसको कट कट करके लाइट बढ़ती जाती, तो उसमें क्या होता था, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता था। तो इसको मैं ट्रांसफार्मर को बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, कहाँ पे, मैग्नेट वाले चैप्टर। मैग्नेट वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, सारी चीजें। मैंने बस अभी यहाँ ये बताना चाहा कि यार ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकता। क्यों? अब मुझे एक बल्ब जलाना है, 10 रुपए का खिलौना बनाना है, मुझे 10 रुपए का कोई खिलौना बनाना है जिसमें बल्ब लगा हुआ है, लेकिन मैं वोल्टेज दे रहा हूँ थोड़ी सी ज्यादा ले लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। मैं वोल्टेज दे रहा हूँ 10 वोल्ट, और यहाँ पे मुझे बल्ब को जलाने के लिए चाहिए कम, तो क्या करेंगे, एक डिवाइस लगा देंगे, जो मैंने अभी तुम्हें फोटो में दिखाए थे, मैं दोबारा दिखाता हूँ। ट्रांसफार्मर की जगह, क्योंकि ट्रांसफार्मर तो महंगा पड़ेगा, उसकी जो कॉस्ट है वो महंगी है, ट्रांसफार्मर की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे भाई, हम लोग यूज करेंगे रेसिस्टर्स। हम लोग इस टाइप की एक चीज यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टर्स। और इन पे तुम अलग अलग कलर कोड देख रहे हो भाईजान, क्या देख रहे हो, कलर कोड देख रहे हो अलग अलग। अब अलग अलग कलर कोड का मतलब क्या है, अलग अलग कलर कोड का मतलब ये है कि आप कलर कोड देख के ना इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, कितना रेसिस्टेंस है इसका, ये है। क्योंकि मान लो ऐसा तो नहीं हर जगह 2 ही रेसिस्टर वोल्ट ओम का चाहिए, इसको किस में नापते हैं, ओम में। 1 ओम, 2 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, ये अलग अलग वैल्यू के आते हैं। और तुम्हें कैलकुलेट करने को दे दिया जाए, नहीं भाई मुझे नहीं पता कितने का कैलकुलेट करिए, तो इसमें जो कलर बार है ना, इससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो है लेकिन 12th क्लास में। अभी तुम्हें सिर्फ कुछ नहीं बनना, अभी ये रेसिस्टेंस की फोटो भी नहीं देखने को मिलेगी, वो मैंने दिखा दी तुम्हें समझाने के लिए, ताकि प्रैक्टिकल चीजें तुम जितना देखोगे उतना अच्छे से समझो। तो मैंने क्या किया, मेरा एक सर्किट था, और यहाँ मुझे बल्ब जलाना, और मैंने देखा जो सर्किट में वोल्टेज है वो ज्यादा है, वोल्टेज जो है वो ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे वो रेसिस्टेंस को लगा दूंगा, तो वो क्या करेगा, सारा चूस लेगा, सारा जो करंट वगैरह जो भी जा रहा है आगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा एनर्जी को, और एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ली तो आगे जाने देगा कम जाने देगा तो वो जल जाएगा फिर। तो सर वो ज़्यादा जल्दी खत्म हो जाएगी मेरे से। हाँ, जब तो ये ज्यादा यूज नहीं होते। अभी रिमोट कितना यूज करता है, जब दबाता है तभी तो यूज करता है। 24 घंटे चलाते हो क्या उसे, नहीं, उतनी देर यूज होता है। ये ऐसी डिवाइस में लगाए जाते हैं जहां पे सिर्फ बहुत कम यूज हो, बहुत कम टाइम के लिए इस रेसिस्टेंस को यूज किया जाए, नहीं तो अगर ये कंटिन्यूअस चलेगा तो ये खत्म ही कर देगा, सारा पी जाएगा। इसीलिए बैटरी पे लगाया नहीं, क्योंकि 1 घंटा तो लगेगा, और वो सारा 220 जो वोल्टेज है 5 वोल्ट में कन्वर्ट तो कर रहा हूँ, सारा लॉस है। चार्जर में लॉस नहीं है, क्योंकि लगा है ट्रांसफार्मर, वो लॉस नहीं करता। सारी शानदार बात क्या है, वो लॉस नहीं करता, ये लॉस करता है। ये क्या करता है, ये लॉस। चार्जर में लॉस क्यों नहीं करता, ट्रांसफार्मर है ना, रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टर तो बिल्कुल एकदम पी लेता है, और वो उसको उतना ही भेजता है आगे, समझा? हाँ, जितना उसे चाहिए उतना ही भेजेगा, बाकी जाने नहीं देगा। ठीक है। अभी ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा लगता है प्लग लगा हुआ है सॉकेट में और बटन दबी है, तो लोगों को लगता है पता नहीं तो सारा निकल ही जाए, ना ऐसा होता है। टंकी में पानी भरा हुआ है, टैप नहीं खुली तो पानी टंकी के खाली हो जाएगी, नहीं ना। जब तक फोन नहीं लगा होगा तो करंट लेगा कौन? तो ऐसा कुछ नहीं, आप बटन ऑफ कर देते हो, कोई जरूरत नहीं भाई। मैंने तो अपना चार्जर ही तार के अंदर डब्बे के अंदर फिक्स कर रखा है, क्योंकि चार्जर ही खोता रहता है। तो मैंने चार्जर का डाटा केबल लिया, अंदर ही चार्जर का खोला खाला, अंदर ही डब्बे के अंदर ही है
बस तार आ रही है, डाटा केबल आ रही है बाहर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है गुड कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर। इसमें यूजेस है अलग अलग, और अलग अलग डिवाइसेस को देखो, दुनिया में इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, ऐसा नहीं कि हर जगह रेसिस्टर्स ही यूज होंगे, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीजें यूज होती हैं। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग चीजें यूज होती हैं। जैसे अभी तुम पढ़ोगे ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर को पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद पढ़ोगे तुम लोग, अभी मैंने तुम्हें बताया ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर जो डमरू सा लगा रहता है गोल गोल, उसमें भी अलग अलग चीजें लिखी रहती है। तो वो सारी चीजों से मिलजुल के एक सर्किट बनाया जाता है कि किसको कितना करंट चाहिए, कैसे कैसे सारी चीजें चाहिए, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम लोग यहीं तक करेंगे। रेसिस्टेंस के बारे में आगे कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। अभी रेसिस्टेंस को हमें समझना था कि वो है क्या एक्चुअल में। रेसिस्टेंस रुकावट है, कहीं वो यूजफुल है और कहीं वो अनयूजफुल। ठीक है, तो अलग अलग जगह अलग अलग तरीकों से इसे यूज किया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कर रहे हैं।